नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरू एकेडमी में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग सभी मस्त होंगे और अपनी तैयारी अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ये बात सच है दोस्तों कि मैं काफी दिनों के बाद आपके रूबरू हुआ हूं, लेकिन खुशी की बात यह है कि मैं आप लोगों के लिए एक नया सब्जेक्ट लेकर के आया हूं। ये जो सब्जेक्ट है वो डी फार्मा फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए बहुत ही लाभदायक है। जिस सब्जेक्ट को मैं पढ़ाने जा रहा हूं दोस्तों, उस सब्जेक्ट का नाम है फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट। फार्मास्यूटिक्स के नाम से ही आप जान चुके होंगे कि यह फार्मासिस्ट के बारे में जानकारी देगा, दवाओं के बारे में जानकारी देगा और दवाओं के निर्माण के बारे में जानकारी देगा और किस प्रकार से हम इसका इंडस्ट्री भी लगा सकते हैं। इन सारी चीजों के बारे में जानकारी आपको मिलेगी। दोस्तों, आप इतने बड़े हो चुके हैं, जरूर कभी ना कभी आपने दवा लिया होगा। तो क्या आपके दिमाग में कभी ये प्रश्न उठा कि ये जो दवा है वो टैबलेट के फॉर्म में क्यों है? ये जो दवा है वो सिरप के फॉर्म में क्यों है? ये जो दवा है वो हम नसों में ही क्यों लगाते हैं, इंजेक्शन के माध्यम से क्यों लगाते हैं? इन सारे प्रश्नों का जवाब आपको इस सब्जेक्ट में मिलने वाला है। तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ सिलेबस ओरिएंटेड चीजों को पढ़ाऊंगा, बाकी इधर की फालतूगिरी कोई नहीं करने वाला हूं। तो दोस्तों, समय बर्बाद न करते हुए चलिए शुरू करते हैं क्लास को। जो फार्मास्यूटिक्स है दोस्तों, फार्मास्यूटिक्स का पहला जो टॉपिक है, उस पहले टॉपिक का नाम है हिस्ट्री ऑफ द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। यानी जो फार्मेसी प्रोफेशन है, यह इंडिया में इसका क्या स्कोप है या किस प्रकार का हिस्ट्री है इसकी। तो हिस्ट्री का मतलब ये नहीं कि मैं आपको बाबर की कहानी या फिर हुमायूं की कहानी, अकबर, राणा सांगा, इन सारी चीजों के बारे में मैं आपको बताने वाला नहीं। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा फार्मेसी के इतिहास के बारे में। आप थोड़ी पास्ट में जाइए। पास्ट में जब आप देखेंगे तो वहां पे एक जंगल हुआ करता था, बागीचा हुआ करता था। बागीचे में साधु संत लोग क्या करते थे? तपस्या करते थे और खोज भी करते रहते थे। वहां पे शिक्षा दिया जाता था। अब वो शिक्षा चाहे राजनीति का हो, वह शिक्षा चाहे मेडिसिन का हो, वह शिक्षा चाहे किसी अर्थशास्त्र का हो, वहां पे दिया जाता था, जिसे कहते थे गुरुकुल। ठीक वैसे ही जो शिक्षा दिया जाता था एंशिएंट में यानी प्राचीन में, वह गुरुकुल में दिया जाता था, जिसमें आयुर्वेद, सिद्धा मेडिसिन और यूनानी मेडिसिन बहुत ही पॉपुलर थी। फिर धीरे धीरे समय बीता। फिर इसके बाद चरक संहिता आया, यानी चरक ने जो दवा की एक किताब बनाई उसको चरक संहिता बोलते हैं। जो चरक थे उन्होंने क्या करा कि रोग का एनालिसिस करा, फिर उसके बाद अपने जड़ी बूटियों से उसका इलाज करा। जब वो ठीक हो गया तो उसको एक किताब में लिख दिया कि हाँ, इस बीमारी के लिए इस प्रकार का इलाज होता है, इस प्रकार की दवा या जड़ी बूटी का इस्तेमाल होता है। तो वो सारी चीजों का जो संग्रह है उसे कहते हैं चरक संहिता। इसी प्रकार की एक और संहिता है जिसे कहते हैं सुश्रुत संहिता। फिर इसके बाद दोस्तों अंग्रेज भारत में आए। जब भारत में आए तो उन्होंने अपने साथ एलोपैथिक दवाएं यानी अंग्रेजी दवा लेके आए। अंग्रेजी दवा सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर दे सकता था। पहले कोई भी प्रैक्टिस करके दे देता था, लेकिन जब अंग्रेज आ गए तो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर ही दवाओं को दे सकता था। फिर इसके बाद प्रैक्टिशनर उसको दवा को डॉक्टर के हिसाब से मरीज को दे देता था और डोजेज वगैरह के बारे में जानकारी भी दे देता था। फिर उन्होंने देखा कि जो फार्मासिस्ट हैं उनके लिए एक विशेष प्रकार की एजुकेशन सिस्टम का निर्माण करना चाहिए। तो तभी उसी वक्त अंग्रेजों के टाइम में ही सन 1937 ईस्वी में बीएचयू में क्या हुआ, पहली बार फार्मेसी शिक्षा की शुरुआत हो गई। और इस शिक्षा की शुरुआत करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था प्रोफेसर मोहनलाल सराफ। इन्होंने भारत में फार्मेसी शिक्षा की शुरुआत की। इसी वजह से इनको फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन कहा जाता है। फिर इसके बाद धीरे धीरे समय परिवर्तित हुआ। फिर इसके बाद एक फार्मेसी अधिनियम आया जिसका नाम है
फार्मेसी अधिनियम 1948। जब दोस्तों फार्मेसी अधिनियम 1948 आया, उसमें पीसीआई का गठन हुआ, फार्मास्यूटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। इसका काम क्या होता था ये जान लीजिए। ये क्या करता था, सबसे पहले एक रूपरेखा तैयार करता था, सिलेबस तैयार करता था कि फार्मेसी स्टूडेंट के लिए ये सिलेबस पढ़ाया जाएगा। और वह ये भी डिसाइड करता था, अब भी करता है, कि किस विद्यालय को या किस कॉलेज को इस फार्मेसी एजुकेशन दिलाने के लिए अथोराइज करा जाए या परमिशन दिया जाए। सारे कॉलेज फार्मेसी नहीं पढ़ा सकते, सिर्फ वही फार्मेसी पढ़ा सकते हैं कॉलेज जिनको ऑथराइजेशन मिला है पीसीआई के द्वारा। तो यह एक प्रकार का स्वतंत्र रूप से काम करने वाला संगठन था, पीसीआई, फार्मास्यूटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। अब भी है, अब भी काम करता है, ऐसी बात नहीं है दोस्तों। इसके बाद फार्मेसी शिक्षा का विस्तार हुआ, जैसे डी फार्मा आया, फिर बी फार्मा आया, एम फार्मा आया, और इसके बाद पीएचडी आया। जो डी फार्मा स्टूडेंट थे, इट डिपेंड अपॉन प्रैक्टिस, यानी बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस पे इनका सारा काम होता था। यह डॉक्टर जो दवा लिखता था उसी के आधार पे उस दवा को मरीज को दे देते थे। जो बी फार्मा वाले स्टूडेंट होते थे या फिर फार्मासिस्ट होते थे, वो क्या करते थे कि इंडस्ट्री में दवाओं का निर्माण कैसे होता है और दवाओं का निर्माण भी करते थे इंडस्ट्रीज में। ठीक है, तो इनका दो काम हो गया, पहला इंडस्ट्री में जाकर दवा का निर्माण यानी ड्रग्स का निर्माण करना, और दूसरा फार्मासिस्ट के तौर पे भी यानी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे भी वो दवा देते थे मरीजों को। फिर इसके बाद एम फार्मा आया। यह स्पेशल प्रकार का फार्मेसी एजुकेशन है, जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ फार्मेसी एजुकेशन होता है, जो कि किसी विशेष प्रकार के बीमारी पे या फिर बहुत ही गहनता से बीमारियों का अध्ययन करता है। फिर इसके बाद पीएचडी, जो पीएचडी वाले स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने फार्मेसी में पीएचडी कर दिया है, वह एक प्रकार से डॉक्टर बन चुके होते हैं। वह क्लिनिक खोलने के उनके पास ऑथराइजेशन आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आधुनिक भारत में फार्मेसी पेशा जो होता है उसके बारे में जान लेते हैं। टुडे फार्मासिस्ट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इंडिया। आजकल के दौर में जो फार्मासिस्ट होते हैं वो बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं, और वो किस किस प्रकार की भूमिका निभाते हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, यानी जो फार्मासिस्ट होते हैं वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाकर के दवाओं का निर्माण करते हैं। किस प्रकार के दवाओं का निर्माण करना है, कैसे करना है, कौन सा एपीआई यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स लेना है, कौन सा दवा लेना है जो कि किस प्रकार से हमारे बॉडी पे असर करेगा, उसे मुंह के थ्रू लेना है या फिर इंजेक्शन के थ्रू लेना है या टैबलेट या कैप्सूल या सिरप, कैसे भी लेना है, वो सारी चीजें वहां पे वो डिसाइड करते हैं। दूसरा है हॉस्पिटल एंड क्लिनिक, यानी हॉस्पिटल और क्लिनिक में जाकर के डॉक्टर के सलाह पर मरीजों को दवा देते हैं और डोजेस फॉर्म को बताते हैं। तीसरा है ड्रग रेगुलेटरी एंड क्वालिटी कंट्रोल, यानी जैसे कि ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं दोस्तों, वो भी एक प्रकार के फार्मासिस्ट होते हैं। उन्हें पता होता है कि दवा का निर्माण कैसे करना है, इसका प्रिजर्वेशन कैसे करना है। यदि कोई इन सारे चीजों का उल्लंघन करता है तो वह उस पे जा करके छापा मारते हैं और क्या करते हैं, उन सारी चीजों को कंट्रोल करने का काम करता है। और जैसे ही इंडस्ट्री में ड्रग का निर्माण हो रहा होता है तो वो चेक भी करते हैं कि जो दवा बनी है वो सारे क्वालिटी पास करके बनी है, कहीं ये मरीज को कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं देगा। तो ये सारी चीजों को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, फार्मासिस्ट ही करता है। एजुकेशन एंड रिसर्च, एजुकेशन के फील्ड में भी फार्मासिस्ट की काफी वैल्यू होती है। रिसर्च के फील्ड में यानी किस प्रकार का दवा किस प्रकार के रेशियो में मिलाना है, वो सारी चीजें फार्मासिस्ट ही तैयार करता है। अब हम कंक्लूजन पे चलते हैं दोस्तों। ये जो फार्मेसी प्रोफेशन है वो बहुत ही सम्मानजनक हो चुका है आजकल के दौर में, क्योंकि पीसीआई जब से आई है, फार्मास्यूटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जब से आई है, तब से विभिन्न प्रकार के जो नकली दवाइयां हैं उन पे बैन लगा है। और वही बंदा
फार्मासिस्ट बन सकता है जिसके पास एजुकेशन हो, जिसके पास डिग्री हो। तो इस प्रकार जो गलत दवाइयां फैल जाती थी मार्केट में, उन पे काफी सारा रोक लगा है। किसके वजह से? पीसीआई की वजह से। तो दोस्तों पीसीआई की वजह से जो प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी है वो बहुत ही सम्मानजनक हो चुका है। अब हम जान लेते हैं रोल ऑफ फार्मेसी इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी औद्योगिक क्षेत्र में जो फार्मेसी एजुकेशन है उसका क्या महत्व है, क्या रोल है। Pharmacists play an important role in pharma industries like in quality control, यानी क्वालिटी कंट्रोल में भी बहुत ही हेल्पफुल होता है। ड्रग डेवलपमेंट यानी ड्रग का निर्माण करने में मदद करते हैं फार्मासिस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग यानी ड्रग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में भी फार्मासिस्ट की वैल्यू बहुत ही अहम होती है। अब हम जान लेते हैं रोल ऑफ फार्मेसी इन द फील्ड ऑफ प्रैक्टिस। जो फार्मेसी के फार्मासिस्ट होते हैं उनका प्रैक्टिस में क्या रोल होता है। दोस्तों कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस, यानी कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि जो फार्मासिस्ट होते हैं वह किस प्रकार से समाज में जा करके दवाओं का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं और उन्हें एक प्रकार से चेतावनी देते हैं कि आपको एक्सपायरी डेट वाली दवा नहीं यूज करनी है, इसके क्या फायदे हो सकते हैं। फायदा हालांकि नहीं होता लेकिन नुकसान बताते हैं कि इससे ये नुकसान हो सकता है। अच्छी दवाइयों का क्या फायदा होता है ये भी बताते हैं। तो यह बिल्कुल एक नींव है एक फार्मासिस्ट का। कौन? कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस। इसके बाद हॉस्पिटल फार्मेसी प्रैक्टिस। नाम से और हेडिंग से ही पता चलता है कि हॉस्पिटल में जो प्रैक्टिस करता है वह क्या कहलाता है, हॉस्पिटल फार्मेसी प्रैक्टिस करता है। इसमें हमें जानने को मिलता है कि कैसे हम दवाओं को इंजेक्शन के माध्यम से देते हैं, कैसे ओरल माध्यम से देते हैं और कैसे हम स्किन यानी ऊपर कैसे दवा लगाते हैं। उन सारी चीजों में फॉर्म ऑफ डोजेस हमें बताता है या बताया जाता है। क्लिनिकल फार्मेसी प्रैक्टिस यानी क्लिनिकल जो हॉस्पिटल होते हैं उनमें भी फार्मासिस्ट की अहम भूमिका होती है डॉक्टर के दिए हुए क्या सलाह पर दवा को देने में। अगला है पब्लिक हेल्थ में फार्मासिस्ट की भूमिका। दोस्तों जितनी भी सरकारी योजनाएं आती हैं उन सारी सरकारी योजनाओं को पब्लिक तक ले जाने के लिए फार्मासिस्ट की काफी अहम रोल होता है, क्योंकि यह टीकाकरण के माध्यम से सहयोग करता है। हेल्थ अवेयरनेस और दवा शिक्षा के माध्यम से भी, यानी हेल्थ अवेयरनेस यानी किसी भी बीमारी जब हो जाती है तो उसके बारे में कैसे बचना है वो जा करके बताना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में भागीदारी काफी अच्छी होती है। नेशनल ड्रग यूज को बढ़ावा देना, यानी जो भी अच्छी दवाइयां होती हैं उनको बढ़ावा देने में भी फार्मासिस्ट की अहम भूमिका होती है। अगला पॉइंट है ड्रग रेगुलेशन एंड इन्फोर्समेंट प्रैक्टिस, यानी जितनी भी रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है यानी जैसे पीसीआई या ड्रग इंस्पेक्टर, उसके तौर पर भी एक फार्मासिस्ट काम कर सकता है, एलिजिबल है। हालांकि डी फार्मा वाले नहीं है लेकिन बी फार्मा वाले एलिजिबल हो जाते हैं। अब दोस्तों इसके कंक्लूजन को हम जान लेते हैं। रोल ऑफ फार्मेसी इन द प्रैक्टिस फील्ड इज पेशेंट ओरिएंटेड। यह पेशेंट ओरिएंटेड होता है। जो फार्मेसी होता है या फार्मासिस्ट होता है वो क्या करता है, राइट मेडिसिन देता है पेशेंट को, राइट टाइम पे देता है, राइट डोजेस देता है और राइट प्राइस में भी देता है। तो ये है फार्मासिस्ट की भूमिका। अगला पॉइंट है दोस्तों ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन। जो फार्मासिस्ट होता है वो ड्रग मैन्युफैक्चर भी कर सकता है और प्रोडक्शन भी कर सकता है। ठीक है, उसके बारे में इसको काफी नॉलेज रहता है। अगला पॉइंट है क्वालिटी कंट्रोल, यानी जो फार्मासिस्ट होते हैं वह किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे इनकमिंग में कोई मटेरियल आया बनाने के लिए, काफी सारे रॉ मटेरियल लगते हैं किसी दवा को बनाने के लिए, तो सारे रॉ मटेरियल को कहाँ स्टोर करके रखना है, किस कंडीशन में स्टोर करके रखना है, ये सारे तय करता है क्वालिटी कंट्रोल में। ये सारे कंट्रोल कौन करता है, फार्मासिस्ट करता है, और वह एक क्वालिटी कंट्रोल की तरह भी काम करता है, QC की तरह भी काम करता है। और दवा बनते वक्त किन चीजों को ध्यान में रखता है, इन सारी चीजों को भी वही क्वालिटी कंट्रोल करता है।
फिर इसके बाद दवा बनने के बाद किस कंडीशन में इसको रखना है यह भी तय करता है एक फार्मासिस्ट। तो इस प्रकार से फार्मासिस्ट एक क्वालिटी कंट्रोल की तरह भी कार्य करता है। अगला पॉइंट है क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस में अंतर होता है दोस्तों। क्वालिटी कंट्रोल का काम क्या होता है कि जो ये सारी प्रक्रियाएं चलती होती हैं, जैसे कि इनकमिंग में मटेरियल आना, दवाओं का निर्माण होना, मशीनों का चलना, किस कंडीशन में चल रहा है, खराब हो मशीन खराब तो नहीं है, स्टरलाइजेशन प्रॉपरली हुआ है या नहीं है, जो मीटर है या फिर प्रेशर है उसमें प्रॉपरली प्रेशर आ रहा है या नहीं आ रहा है, दवाओं का निर्माण हो रहा है तो वह कैसे रखा रहा है, उसका हैंडलिंग कैसे हो रही है, इन सारे चीजों को कौन करता है, क्वालिटी कंट्रोल देखता है। लेकिन क्वालिटी एश्योरेंस वाला जो बंदा होता है फार्मासिस्ट, वो क्या करता है, मान लेते हैं ये फिनिश गुड मटेरियल बन चुका है, ये मार्कर। अब जो क्वालिटी एश्योरेंस वाला होता है ये देखता है कि एक कैप लगना था, वो कैप लगा है या नहीं है, इसमें प्रिंटिंग होना था, कहीं प्रिंटिंग इरेज या मिट तो नहीं रही है, तो ये कौन तय करता है, क्वालिटी एश्योरेंस वाला बंदा तय करता है। और इसके पीछे थोड़ी सी पतला होना है इसका बॉटम, तो पतला है या नहीं, तो ये सारी चीजों को देखने का काम कौन करता है, क्वालिटी एश्योरेंस वाला बंदा होता है जो कि एक फार्मासिस्ट होता है। R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। दोस्तों जो फार्मासिस्ट वाला बंदा होता है, जो फार्मेसी एजुकेशन ले रखा है, वह R&D में भी जा सकता है किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। अब R&D वाले व्यक्ति का क्या काम होता है ये जान लेते हैं। जो भी व्यक्ति R&D में होता है वह ड्रग्स से निकलने वाले API के बारे में, कितने रेशियो में कितना मिलाना है तो क्या बन सकता है, इन सारे चीजों के बारे में जानकारी रखता है। और कैसे एक नई दवा का निर्माण करना है इसके बारे में भी उसे काफी हद तक जानकारी होती है। तो जो नई दवाओं का निर्माण होता है वही R&D की टीम करती है। R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम करती है। पैकेजिंग एंड लेबलिंग। दोस्तों दवा को बनने के बाद उसकी पैकेजिंग प्रॉपर तरीके से होती है ताकि कोई भी डेंट, स्क्रैच या लोडिंग अनलोडिंग में दवा पे कोई असर ना पड़े। उसकी लेबलिंग प्रॉपरली होती है कि किस डेट में इस दवा का निर्माण हुआ है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, उसका प्राइस क्या है, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, उन सारे चीजों के बारे में जानकारी होती है जिसे लेबलिंग कहते हैं। स्टोर एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। दोस्तों इस जो फार्मासिस्ट होते हैं, जो जिनके पास फार्मेसी की एजुकेशन होती है, उन्हें ये भी नॉलेज रहता है कि किस प्रकार की दवा को किस प्रकार के स्टोरेज कंडीशन में रखना है। कुछ दवाएं ऐसी होती है जिसे फ्रिज में ही रखा जाता है, कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जिसे धूप से बचा के रखना होता है, और कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जिसे मॉइस्चर से बचा के रखना होता है। तो इस सारे चीजों के बारे में जो जानकारी होती है वह फार्मासिस्ट के पास ही होती है। अगला पॉइंट है रेगुलेटरी अफेयर्स, यानी जितने भी रेगुलेटरी अफेयर्स होते हैं, जैसे कि PCI हो गया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, या एक प्रकार से कह लें तो ड्रग इंस्पेक्टर जो होता है वो भी बन सकते हैं, कौन, फार्मासिस्ट बन सकते हैं। अगला पॉइंट है फार्मेसी शिक्षा का औद्योगिक क्षेत्र में संबंध। दोस्तों फार्मेसी शिक्षा में क्या आ जाएगा, D फार्मा आ जाएगा, B फार्मा आ जाएगा, M फार्मा आ जाएगा, PhD आएंगे। ये सारे क्या है, फार्मेसी शिक्षा के पॉइंट हैं। अब हम जान लेते हैं दोस्तों कि क्या कैरियर है इसमें, फार्मेसी एजुकेशन में क्या कैरियर है। यदि आपने फार्मेसी एजुकेशन ले रखा है तो फ्यूचर में क्या स्कोप होने वाला है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको फार्मासिस्ट के तौर पे नौकरी मिल जाएगी, प्राइवेट हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट के तौर पे नौकरी मिल जाएगी, मेडिकल स्टोर अपना खुद का आप खोल सकते हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटी में जा सकते हैं जैसे PCI या ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं, हायर एजुकेशन ले सकते हैं। यदि आपने D फार्मा करा है तो B फार्मा में लैटरल एंट्री हो जाएगी, यदि B फार्मा करा है तो M फार्मा में लैटरल एंट्री हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप हायर एजुकेशन PhD तक
ले सकते हैं। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर भी अपना खोल सकते हैं। यदि फार्मासिस्ट अच्छे हो गए आप तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर भी खोल सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम जानते हैं कि फार्माकोपिया क्या होता है। व्हाट इज फार्माकोपिया? दोस्तों फार्माकोपिया जो होता है एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें किसी भी देश का एक मेडिकल से रिलेटेड एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसे हम फार्माकोपिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा होगा कि किसी भी देश को चलाने के लिए एक संविधान होता है, ठीक है। उसी प्रकार मेडिकल फील्ड में सारी दवाओं को जानकारी, किस प्रकार उसका यूज करना है, किस प्रकार उसका फॉर्मेशन करना है, किस प्रकार उसका स्टोरेज कंडीशन रहेगा, इन सारे चीजों के बारे में जो अध्ययन लिखा रहता है एक कॉपी में, इसी को कहते हैं फार्माकोपिया। यह एक प्रकार का रेफरेंस डॉक्यूमेंट होता है जिसके आधार पर कोई भी ड्रग्स इंस्पेक्टर चेक इन करता है, कोई भी फार्मासिस्ट दवाओं को बेचता है और कोई भी इंडस्ट्रियल व्यक्ति या फिर उद्योगपति नए दवा का निर्माण करता है और उसको इंडस्ट्रीज में क्या करता है, मैन्युफैक्चर करता है। सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों फार्माकोपिया में क्या क्या चीजें होती हैं। तो इसमें होता है हाउ टू मेक मेडिसिन, किस प्रकार से दवा का निर्माण करना है। दूसरा पॉइंट है हाउ मेनी डोजेस आर यूज टू पेशेंट, यानी मरीज को कितना डोजेस देने चाहिए। एक्सपायरी डेट मेंशन होती है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का जो मेथड होता है वो मेंशन होता है। टेस्ट ऑफ ड्रग्स, यानी ड्रग्स को कैसे टेस्ट करते हैं, कौन कौन से टेस्टिंग प्रोसीजर होते हैं, उन सारे चीजों को मेंशन करा जाता है। स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी का एक स्टैंडर्ड देता है कौन, फार्माकोपिया। दूसरा होता है नेम ऑफ एपीआई, यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो यूज हुए हैं किसी दवा को बनाने में, उसके बारे में पूरी जानकारी होती है। कलर, फ्लेवर, स्वीटिंग एजेंट, ये जितने भी एजेंट यूज करे हैं उनके बारे में प्रॉपरली जानकारी दिया जाता है। पैकिंग कंटेनर, यानी किस प्रकार के कंटेनर में उसको पैक करना है मेडिसिन को। स्टोरेज कंडीशन, यानी किस तापमान पे या फिर किस प्रकार के एटमॉस्फेयर में दवा को रखनी है, ये सारे चीजें फार्माकोपिया में मेंशन होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो फार्माकोपिया होती है इट इज ए ऑफिशियल बुक विच कंटेन लिस्ट ऑफ ड्रग्स एंड इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन विच इज गिवन बिलो, जो कि ये सारी चीजें हमने जान लिया। जो फार्माकोपिया होता है दोस्तों ये किसके द्वारा बनाया जाता है, एक्सपर्ट प्रैक्टिशनर के द्वारा बनाया जाता है, टीचर के द्वारा बनाया जाता है और फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर के द्वारा एक टीम होती है उसके द्वारा ये सारी चीजें बनाई जाती है, फार्माकोपिया बनाई जाती है। भारत में जिस प्रकार के फार्माकोपिया का प्रयोग होता है उसे कहते हैं इंडियन फार्माकोपिया यानी आईपी। ब्रिटेन में जिस प्रकार के फार्माकोपिया का प्रयोग होता है उसे कहते हैं बीपी यानी ब्रिटिश फार्माकोपिया। यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट में जिस प्रकार के फार्माकोपिया का इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं यूएस फार्माकोपिया यानी यूएसपी। चलिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं इंडियन फार्माकोपिया के बारे में। इंडियन फार्माकोपिया जो होता है एक प्रकार से स्वतंत्र बॉडी होता है, यह किसी के अंडर में काम नहीं करता है। अब हम जान लेते हैं दोस्तों इंडियन फार्माकोपिया के बारे में। इंडियन फार्माकोपिया जो होता है वो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन होता है, इस पे किसी भी प्रकार का जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता कोई भी। और ये किसके अंतर्गत आता है, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आता है। और यह अपने जो फार्माकोपिया होती है वह समय के हिसाब से रिवाइज भी करता रहता है। नए मेडिसिन का निर्माण हुआ उसके हिसाब से नया पब्लिश आ गया या नया एडिशन आ गया, उसमें नए चीजों को जोड़ दिया जाता है और जो पुराने चीजें होते हैं उसको घटा भी दिया जाता है, हटा दिया जाता है। ठीक है, तो याद करने के हिसाब से मैं उस सन को लिख देता हूं कि कब कब यह पब्लिश करा गया था। दोस्तों ये ट्रिक आप याद कर लेना। ट्रिक है दोस्तों 56 70 48, ध्यान देना। फिर इसके बाद है 56 89 01 11।
अब नीचे से आपको ऊपर जाना है, यहाँ पे 19 लगा दिए। 1955, 1966, 1985, 1996, फिर 2000, 2007, यहाँ पे 2007 आ जाएगा, 2010, 2010, 2014, ध्यान देना दोस्तों, 2014, और लास्ट में कितना हो जाएगा, 2018। तो ये दोस्तों याद करने का एक ट्रिक है कि कौन कौन से एडिशन कब कब आए थे। ठीक है, तो टोटल 9th एडिशन आ चुके हैं भारत में, और यह 4 पार्ट में यानी 4 भागों में आया है, जिसे 4 वॉल्यूम भी कहते हैं। और इंडियन फार्माकोपिया में लगभग 3000 मोनोग्राफ है। अब मोनोग्राफ क्या होता है ये जान लीजिए। मोनोग्राफ जैसे कि कोई दवा है, उसके बारे में पूरा डिटेल्स में नॉलेज होता है मोनोग्राफ के अंदर, कि यह जो दवा है वह किस प्रकार की बीमारी में इस्तेमाल करा जाता है, इसका स्टोरेज कंडीशन कैसा है, यह हमें टैबलेट के माध्यम से लेना है या फिर कैप्सूल, सिरप या इंजेक्शन के माध्यम से लेना है, इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट कब है, किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है, ये सारी चीजें का एक डिटेल्स में अध्ययन जो कहता है होता है, उसे क्या कहते हैं, मोनोग्राफ कहते हैं। लगभग 3000 मोनोग्राफ है इंडियन फार्माकोपिया के अंदर। अब हम जान लेते हैं ब्रिटिश फार्माकोपिया। इसका फर्स्ट एडिशन कब आया था? फर्स्ट एडिशन 1984 में आया था, लास्ट एडिशन 2023 में आया था। इसमें 6 वॉल्यूम है यानी 6 पार्ट है, और लगभग 3000 मोनोग्राफ इसके अंदर भी है। अब हम जान लेते हैं यूएसपी यानी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। इसमें पहला एडिशन इसका पहला एडिशन 1820 में आया था, लास्ट एडिशन 2019 में आया था, और इसमें लगभग 5000 मोनोग्राफ हैं। 5000 दवाइयों के बारे में डिटेल्स में बताया गया है। एक पॉइंट और है दोस्तों, इसका नाम है नेशनल फॉर्मूलरी यानी NF। इट इज अ शॉर्ट नोट ऑफ फार्माकोपिया which is made up of expert doctor and expert team. It help the pharmacist to treat the patient। यानी जो NF होता है, यह विशेष प्रकार के एक्सपर्ट डॉक्टरों और एक्सपर्ट टीचर के माध्यम से ये सारी चीजें बनाई गई है, जो कि क्या करती है, डॉक्टर को पेशेंट को ट्रीट करने में मदद करती है फार्मासिस्ट के लिए। अगला पॉइंट है दोस्तों एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। It is a form of pharmacopoeia which is written by William Martindale in 1983. That is why it is called Martindale Pharmacopoeia। यानी एक और फार्माकोपिया आया जिसे विलियम मार्टिंडल ने लिखा था, इस वजह से उस फार्माकोपिया को मार्टिंडल फार्माकोपिया कहा जाता है। अब लास्ट में हम जान लेते हैं साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। ठीक है, इट इज अ रेफरेंस बुक फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, होलसेल रिटेलर, बिकॉज इट इज रेगुलेटेड बाय ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ये जो इंडियन फार्माकोपिया है वह ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के थ्रू रेगुलेट करा जाता है, और इसमें होलसेल भी आ जाते हैं, रिटेलर भी आ जाते हैं, और मैन्युफैक्चरर भी आ जाते हैं। यानी ये सारे इसी के अंतर्गत या इसी के अंडर में रह के काम करेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। इट इज अ स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स। ये क्या है, एक प्रकार का स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट है, यानी सभी लोग इसी का प्रेफरेंस देंगे कि इंडियन फार्माकोपिया में ये है, इसलिए मैं इस दवा का निर्माण कर रहा हूँ। और यह एपीआई के लिए भी है, यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के लिए भी है कि कहाँ से एपीआई लेना है। इट इज स्टैंडर्ड फॉर नेशनल लेवल टू कंट्रोल क्वालिटी एंड क्वालिटी एश्योरेंस। यानी यह क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस के लिए भी एक प्रकार का स्टैंडर्ड है। दोस्तों ये जो चैप्टर है पहला वो आपका खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे द्वारा भेजे गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप रहेंगे एक कदम आगे। तो दोस्तों दीजिए इजाजत, मिलेंगे कल नए उमंग, नए तरंग और नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।